न कराएं, भोजन अवश्य ग्रहण करें। भोजन के पश्चात बहुत ही कम समय में राष्ट्र को ले डूबेगी। मूल निवासी बहुजनों एक हो जाओ। अभी प्रथम सत्र में आपने इस विषय से संबंधित ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद और पूंजीपतियों के विषय में हमारे बहुत सारे वक्ताओं से उनके वक्तव्य सुने, और इस विषय में भी, इस द्वितीय सत्र के इस विषय में भी हमारे साथ बहुत विद्वान वक्ता इस विषय को आपके सामने रखने के लिए प्रस्तुत हैं। तो द्वितीय सत्र की अध्यक्षता करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर मूल निवासी दीपक चन्याल जी को, प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी संघ उत्तराखंड। कृपया सर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इस सत्र की प्रस्तावना के लिए मैं आमंत्रित करूंगी मूल निवासी मनोज कुमार जी को, प्रदेश कार्यालय सचिव बामसेव उत्तराखंड। आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इसी सत्र के विषय प्रस्तुत करने के लिए वक्ताओं के रूप में मैं बुलाना चाहूँगी मूल निवासी इंजीनियर किशन चंद्रा जी को, प्रदेश कोषाध्यक्ष मूल निवासी संघ उत्तराखंड। इसी कड़ी में अगले वक्ता के रूप में मूल निवासी डॉक्टर रमेश चंद्रा जी, अध्यक्ष शिल्पकार सभा नैनीताल। अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर मूल निवासी नफीस अहमद जी, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी नैनीताल। अगले वक्ता के रूप में मूल निवासी हरि प्रसाद लोहिया जी, जिला अध्यक्ष SC/ST वैचारिक महासभा नैनीताल। वक्ता के रूप में मूल निवासी इंजीनियर तुलाराम जी, जिला प्रभारी मक्कम नैनीताल। आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर मूल निवासी इंजीनियर RB राम जी, सामाजिक कार्यकर्ता। सर, धन्यवाद। प्रस्ताव के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी मूल निवासी GR आर्या जी को, जिला अध्यक्ष मूल निवासी संघ नैनीताल। सर, आप आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, इस सत्र की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूँगी मूल निवासी मनोज कुमार जी, जो इस सत्र की प्रस्तावना आपके सामने रखेंगे। प्रदेश कार्यालय सचिव बामसेव उत्तराखंड तथा जिला प्रभारी उधम सिंह नगर, जो पिछले कई वर्षों से बामसेव के साथ जुड़े हैं और बहुत अनुभव है इनके पास। कई दिनों से इस क्लस्टर अधिवेशन को सफल बनाने के लिए हमारे साथ तन मन धन से जुड़े हैं। ऐसे अनुभवी व्यक्तित्व के विचारों से आप लोगों को सुनेंगे और लाभान्वित होंगे, और इससे हमारे बामसेव के कार्यों को बहुत गति मिलती है। तो मैं बुलाना चाहूँगी मूल निवासी मनोज कुमार जी को। बहुत धन्यवाद संचालक महोदया। मेरी गुजारिश है कि जो लोग पीछे बैठे हैं, आगे हमारी बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं, अगर आगे आ जाएंगे तो बेहतर होगा। प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाएं जो पीछे बैठे हैं। और अगर इस सभागार से बाहर मेरी आवाज़ कोई सुन पा रहा है, जो हमारे साथी बाहर हैं, बहुत महत्वपूर्ण सत्र, ये जो इस आज के क्लस्टर अधिवेशन का दूसरा सत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। इसमें आप लोगों की प्रतिभागिता इस कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करेगी। आप लोग प्लीज थोड़ा सा आगे बैठ जाइए जो लोग पीछे हैं। आप सभी लोगों ने बहुत ही पेशेंस के साथ पहले सत्र में अपनी भागीदारी दी है, उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। बहुत महत्वपूर्ण सत्र था, जिसमें हमारे विषय विशेषज्ञ और वक्ताओं ने
बहुत बारीकी से विषय पर अपनी बात रखी। लोगों की संख्या कार्यक्रम की सफलता या विफलता को सुनिश्चित करती है। पहले सत्र में जिस प्रकार लोगों की संख्या थी, निश्चित तौर पर वो कार्यक्रम की सफलता को इंगित करता है। और दूसरे सत्र में जितने लोग उपस्थित हैं, ये वो लोग हैं जो वास्तव में बामसेफ के कैडर हैं। आज का जो दूसरे सत्र का विषय है वो है पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबेगी, मूल निवासी बहुजनों एक हो जाओ। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत वृहद स्तर पर पूरे राष्ट्र के जो क्लस्टर अधिवेशन हो रहे हैं, उस अधिवेशन के लिए इस दूसरे सत्र के विषय को डिजाइन किया गया है। इस विषय में जो पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है या शब्द है वो है पूंजीपति, और पूंजीपति बनता है पूंजीवाद से। विषय की गहराई को जानने के लिए हमें पहले पूंजीवाद को समझना पड़ेगा कि पूंजीवाद आखिर है क्या। मेरे आने वाले वक्ताओं से भी ये अपेक्षा रहेगी कि जो विषय है उस पर केंद्रित होकर अपनी बात करेंगे तो आज का ये दूसरा सत्र सफल होगा। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन यानी मशीनें हैं, भूमि है, हमारा श्रम है, ये तमाम सारी चीजें निजी हाथों में या निजी कंपनियों में होती है। उन उत्पादन के साधनों पर जो आधिपत्य होता है वो व्यक्ति विशेष या कारपोरेट सेक्टर का होता है, और सरकार का उनमें नियंत्रण ना के बराबर होता है या कहें आंशिक होता है, और वो आंशिक भी जो है दिखावा मात्र होता है, क्योंकि सरकार को कभी कभी अपने नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए ये दिखावा करना पड़ता है कि नहीं, जो निजी कंपनियां हैं या निजी संस्थाएं हैं उन पर हमारा नियंत्रण है। अब इसका दुष्परिणाम क्या है पूंजीवाद का? जब देश के उत्पादन के संसाधन निजी व्यक्तियों के हाथों में जाएंगे या कंपनियों के हाथ में जाएंगे, उससे देश की आर्थिक असमानता बढ़ेगी। गरीब और अमीर के मध्य जो खाई है वो दिन पर दिन बढ़ते जाएगी। और जिस श्रम के लिए हमें कौशल की जरूरत है, स्किल्ड की जरूरत है, वो मूल निवासी बहुजनों से बहुत दूर चला जाएगा। जब पूंजीवाद अपने चरम पर होता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है। किसी भी प्रकार से, किसी भी दशा में वो लाभ कमाने पर उसका जो उद्देश्य है वो केंद्रित होता है। ऐसी स्थिति में जो श्रमिक है, जो मजदूर है, जिनमें से लगभग 90% मूल निवासी बहुजन है, उसका शोषण होता है। उसको शारीरिक शोषण कहें, आर्थिक शोषण कहें या मानसिक शोषण कहें, उसका खामियाजा हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को ही भुगतना पड़ता है। एक और जो उसका दुष्परिणाम है
उससे सामाजिक कलेश जो है वो बढ़ता है। जब पूंजीपतियों के द्वारा प्रायोजित कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं तो अपने किसी भी उत्पाद को बेचने के लिए वो किसी भी हद तक चली जाती हैं। वो भले ही धर्म का सहारा ले, जाति का सहारा ले, अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को बेचने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाती है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 1% जो लोग हैं उनके पास देश की 40% जो उत्पादन के संसाधन है उनका आधिपत्य है, उन पर कब्जा है, उन पर नियंत्रण है। अग्रणी पूंजीपतियों में सम्मिलित मुकेश अंबानी की अगर संपत्ति देखी जाए 8.31 करोड़ रुपए वर्तमान में उनकी संपत्ति है। और जो भारत का वार्षिक बजट है वो लगभग 11.5 लाख करोड़ है। तो आप ये देखिए कि एक व्यक्ति के पास भारत का जो वार्षिक बजट है उससे अधिक की संपत्ति है। वैश्विक स्तर पर मुकेश अंबानी का 18वां नंबर है अमीरी के मामले में। ऐसे ही हम बात करें अडानी की, उसके पास लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। अभी रिसेंटली बहुत सारे भारत के एयरपोर्ट हैं जो अंबानी एंड कंपनी को अडानी एंड कंपनी को बेच दिए गए हैं, जिनमें से लखनऊ है, अहमदाबाद है, गुजरात है और भी तमाम कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जो अडानी को बेच दिए गए हैं। अच्छा, इन एयरपोर्टों का अधिग्रहण करने के लिए केंद्र सरकार ने अपने नियमों पर बड़ी शिथिलता बरती कि बहुत इजीली इनका अधिग्रहण उनके मनचाहे व्यक्ति को हो जाए। आप लोगों को ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है, पोर्ट जिसको बोलते हैं, वो अडानी के पास है। पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन इस नाम से है, वो अडानी की निजी संपत्ति है। कोयला खदान का सारा काम जो है वो निजी कंपनियों में दे दिया गया है, जबकि कोल इंडिया जो है वो भारत की सबसे बड़ी अग्रणी कंपनी थी जो सरकार का उपक्रम थी। भारत को उससे बहुत ज़्यादा आमदनी होती थी। कोल इंडिया को दरकिनार कर दिया गया अपने चहीते कॉरपोरेट सेक्टर के आदमी को किसी न किसी रूप में आर्थिक लाभ दिलाने के लिए। अभी जैसे मैंने बताया कि भारत के 1% लोगों के पास उत्पादन के जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका 40% हिस्सा है। उस 40% हिस्से में भी जो 60% संपत्ति है वो भौतिक है, यानी वो जमीन के रूप में हो, वो सोने के रूप में हो, वो घर के रूप में हो। 8,000 करोड़ का घर बनाना है एंटीलिया, पहला ऐसा व्यक्ति है जिसका व्यक्तिगत घर 8,000 करोड़ का है। या फिर बकिंगम पैलेस है, वो भी शायद दूसरे नंबर पे है अगर मेरी जानकारी सही है तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पूंजीवाद है ये राष्ट्र को इस संदर्भ में ले डूबेगा कि इससे बहुजनों की जो दुर्गति होगी आने वाले समय में, उसका आकलन किया जाना बड़ा असंभव सा होगा। पूंजीपति अपने हिसाब से अपना एम्प्लॉयर रखेंगे, अपने कार्यकर्ता रखेंगे। सरकारी उपक्रमों में कहीं ना कहीं अभी हमारी भागीदारी है, हमारा प्रतिनिधित्व है,
एक हद तक उसको कम किया जा रहा है, कम करने की का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर ये हाथ पूंजीपतियों के, ये देश पूंजीपतियों के हाथ में चला गया तो ना निजीकरण में हमारा प्रतिनिधित्व होगा, प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होगी। आर्थिक स्थिति खराब होगी तो जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो अशिक्षा, बेरोजगारी आदि तमाम सारी समस्याओं से ग्रसित होगी। कुल मिला के जो आज का विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मेरी आने वाले वक्ताओं से भी अपेक्षा रहेगी कि विषय पर केंद्रित होकर कुछ आंकड़ों के साथ अपनी बात रखेंगे तो आज का ये दूसरा सत्र का जो विषय है वो अपने आप में सफल होगा। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद सर, आपने अपने वक्तव्य में इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया। सच्चाई को तुम कभी यारो छोड़ना नहीं, अपने वादों से तुम सब कभी मोड़ना नहीं। जो भूल गए बाबा साहब के एहसान को, ऐसे मक्कारों से कभी रिश्ता भूल कर भी जोड़ना नहीं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस विषय के वक्तव्य को रखने के लिए मूल निवासी इंजीनियर किशन चंद्रा जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। प्रदेश कोषाध्यक्ष मूल निवासी संघ उत्तराखंड, जो काफ़ी लंबे समय से बामसेब के साथ जुड़े होने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में बहुत सर भागीदारी करते हैं और बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। आप निश्चय ही इनके अनुभव से आपको बहुत लाभ होगा। मूल निवासी किशन चंद्रा जी। मूल निवासी समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों को सत सत नमन। आज के इस क्लस्टर अधिवेशन में भोजन के बाद द्वितीय सत्र में उपस्थित सम्मानित मंच और फूले अम्बेडकरी विचारधारा से लैस सभी दर्शक दीर्घिका में बैठे हुए लोग, आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। भोजन के बाद का सत्र थोड़ा सा धीमा हो जाता है उपस्थिति के लिहाज से भी, और भोजन के बाद थोड़ी सी सुस्ती जो है वो भी रहती है। लेकिन समझिए कि देखिए कि हम एक दिन ऐसा करते हैं और एक दिन यहाँ जो समाज में के जो लोग आते हैं प्रबोधन करते हैं, एक दिन हम अगर हम सुन लें तो समझिए कि मतलब ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होता। मैं अपनी बात जो है एक ज़रूरी बात से शुरू करना चाहता हूँ कि वो जो विषय आज की जैसे चर्चा के लिए जो विषय रखा गया है और या फिर तमाम बामसेब के कार्यक्रमों में जो विषय चुने जाते हैं, ये विषय कहाँ से चुने जाते हैं? मतलब हम लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती होगी कि यार हम तमाम बैठकों में जाते हैं, तमाम मीटिंगों में जाते हैं, तो वहाँ स्वतंत्रता होती है कि हम कुछ भी बोलें और बोल के हम चले आएँ। और यहाँ जो है बामसेब जो विषय रखता है, ये ऐसे विषय रखता है कि जो आम तौर पे सुने नहीं जाते और मतलब लंबे चौड़े विषय होते हैं, उनको पढ़ेंगे तो वो काफ़ी 3-4 सेंटेंस में 5-6 सेंटेंस में वो पूरे होते हैं। तो ये सब इस चीज़ को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि कहाँ से आते हैं विषय। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ जो बामसेब का
जो सेटअप है इसमें बहुत सारे जो लेयर हैं, आपकी ब्लॉक लेवल से लेके जिला लेवल से लेके प्रदेश और राष्ट्र लेवल तक, इसमें तमाम लेयर हैं। और राष्ट्र लेवल पे एक कमेटी है जो नीति निर्माण को अंजाम देती है। वो जो कमेटी है वो देश भर में जो घटनाक्रम चल रहा होता है उस पर वो बड़ी पैनी गंभीर नजर रखती है। और उस फर्ज कीजिए कि कोई नया कानून आ गया या कोई विषय जो है वो आम समाज में बड़ा चर्चा में है, तो वो जो हमारा जो थिंक टैंक है, हमारा जो नीति निर्माण करता जो हमारा लेयर है बामसेप का, वो उसकी समीक्षा करता है कि ये इस नीति का, इस कानून का और इस जो विमर्श चल रहा है इसका मूल निवासी समाज पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, और जो पड़ने वाला जो प्रभाव है यह अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। अगर उसमें उसको कोई प्रतिकूलता दिखाई देती है, उनको लगता है कि ये जो कुछ हमारे लिए प्रतिकूल होने जा रहा है, ये कुछ खराब, इसमें कुछ खतरे के संकेत आ रहे हैं, तो वो हमारे विषय में आ जाता है। तो एक तो विषय आने का ये एक स्रोत हो गया। एक हम जिला अधिवेशन, राज्य अधिवेशन और राष्ट्रीय अधिवेशन में जब जाते हैं तो वहाँ ऐसे ही बहुत बड़ा पंडाल लगा होता है, तो वहाँ तमाम देश भर के लोग प्रतिभाग करते हैं। तो वहाँ एक प्रतिनिधि सत्र वहाँ इसी तरह से आयोजन किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसका मैकेनिज्म आप थोड़ा सा समझिए कि जैसे इस हॉल में बैठे हुए हैं तो हमने कह दिया यहाँ से कि आप 10-20 के लोग एक गोल घेरे में आ जाएं और एक अपना ग्रुप बना लें। वो रैंडम है, उसमें आपका मध्य प्रदेश का भी बैठा हो सकता है, उसमें आपका वो झारखंड का भी हो सकता है, इसमें कहीं का भी होगा। तो रैंडमली आपने 20-25 लोगों का एक ग्रुप बना दिया और उस हॉल में जितने लोग हैं उनका एक अलग अलग ग्रुप क्रिएट हो गया। और उस ग्रुप में उस ग्रुप का हर सदस्य अपनी अपनी बात एक्सप्लेन करेगा कि वो क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके मन में क्या चल रहा है, या फिर उसके क्या विचार हैं, वो क्या चीज़ें ठीक समझ रहा है, क्या चीज़ें नहीं समझ रहा है, जो भी उसके मन में आता है वो उसको देगा। और जो उसका उनमें से एक व्यक्ति जो है उसको नोट डाउन करेगा। तो आपके जितने भी लोग हैं, आपका सबके विचार उसमें आ गए और एक व्यक्ति ने उसको नोट डाउन कर लिया। अब देखिए उन 20 की समझे एक बात आ गई और ऐसे ऐसे डिफरेंट जो ग्रुप हैं उनकी सबकी बात एक आदमी के पास आ गई। अब जो ग्रुप लीडर है वो जाके ऊपर आगे प्लेटफार्म पर जाता है, वो वहाँ से कहता है कि मेरे ग्रुप से ये बातें आई। तो उन सारी बातों का जो निष्कर्ष है वो आपके विषय के लिए विषय में आता। तो मैं इस बात पे चर्चा कर रहा हूँ कि विषय आता कहाँ से है। तो अब जो देखिए इसको एक उदाहरण से आप समझते हैं कि अभी हमने जो पिछला लोकसभा निर्वाचन देखा हमने, उसमें अब की बार 400 पार तो ये तो लोकसभा इलेक्शन के पहले आया, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारा कुछ घटनाक्रम देश में चल रहा था। वो था मतलब तमाम संविधान बदलने की बात हो रही थी, तमाम देश के जो गली गली में धर्मगुरु और ये सब चीज़ें जो है ये बातें कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात होगी कि देश की राजधानी में सन 2018 में भारत का संविधान को जला दिया गया।
भारत के संविधान की प्रतियों को जला दिया गया, लेकिन उस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो बामसेफ ने इस बात को देखा, ये तो मैंने 2-4 घटनाक्रम बताए और भी बहुत सारे घटनाक्रमों को देख के, तो बामसेफ ने जो है 2018 में आपका कार्यक्रम दिया, बामसेफ ने BS4 डोर टू डोर, यानी कि भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन, ये BS4 का मतलब है। तो बामसेफ यानी कि मूल निवासियों ने समझा कि भारत के संविधान का बहुत अपमान होने जा रहा है और इसके सम्मान, कोई सम्मान करेगा तो सम्मान हमको करना पड़ेगा, सुरक्षा भी हमको करनी पड़ेगी और संवर्धन भी हमको करना पड़ेगा। उसके साथ शुरू किया गया क्लस्टर अधिवेशन, जिसमें आज हम इस बैठे हुए जिस कड़ी में, तो तमाम जिलों में, जैसे हम 200 जिलों में आज क्लस्टर अधिवेशन कर रहे हैं, तो ऐसे ही तमाम जिलों में क्लस्टर अधिवेशन किए गए, संविधान जागरूकता रैलियां निकाली गई। तो अब देखिए जो क्लस्टर अधिवेशन का जो विषय है ना, देखिए ये जो बामसेफ से जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो इस बात को समझते हैं, लेकिन जो बामसेफ से अभी अभी जुड़े हैं या जिनको थोड़ा सा नहीं आता, उनके लिए बात है कि ये जो विषय है ये सिर्फ हल्द्वानी में नहीं चल रहा, ये विषय पूरे राष्ट्र में चल रहा है। जहाँ 200 जगह बात हो रही तो 200 जगह इसी विषय पर बात हो रही है। अब इस विषय पर जब पूरा देश बात कर रहा है, पूरे इतने लोग बात कर रहे हैं, तो उसका जो कंक्लूजन, उसका जो निष्कर्ष है, वो फिर हमारी जो प्रतिक्रियात्मक जो रणनीति बनाने का है उस पे ही काम आएगा। तो ये जो आपका जो BS4 डोर टू डोर कार्यक्रम है, ये हमारी प्रतिक्रियात्मक हमारी रणनीति थी। अब इसका परिणाम क्या हुआ? जो हमने इतने सारे क्लस्टर अधिवेशन किए, इतना हमने BS4 डोर टू डोर कार्यक्रम किया, हमने BS4 डोर टू डोर में भारत के हर घर तक हमने संविधान को पहुंचाने की कोशिश की। शुरुआत में हमको लगता था, सबको लगता था कि यार ये क्या इन्होंने शुरू कर दिया कि यार ये जो इससे क्या हो जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट देखिए कहाँ आया। उसका रिजल्ट क्या हुआ देखिए कि आपने पिछला जो लोकसभा का इलेक्शन था, उस लोकसभा के इलेक्शन का मुख्य मुद्दा जो था संविधान था, कि संविधान लोगों के घोषणा पत्र में आ गया और 400 पार नहीं हो पाया। ये सब इस प्रतिक्रियात्मक रणनीति का हिस्सा था। जब लोकसभा चुन के आए, और मजे की बात देखिए, बहुत उत्साहवर्धक बात देखिए कि जब लोकसभा में प्रतिनिधि चुन के आए तो अधिकतर लोगों ने जय भीम से अपना संबोधन शुरू किया। संविधान की कॉपियां उनके हाथ में थी। ये बड़ा अभूतपूर्व था। इससे पहले बहुत सारे बात संसद चुनी गई थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और आप एक और बात देखिए, कोई भी आंदोलन होता है, चाहे हमारे जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं वही आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हों, लेकिन उस आंदोलन में वो भारत का संविधान और बाबा साहब की फोटो वो भी लगाते हैं। तो ये हमारे कार्यक्रम की जीत है। ये बामसेफ की जो थिंक टैंक है उसकी जीत कहना चाहिए, उसकी उपलब्धि इसको कहना चाहिए। और एक बात देखिए, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जातिगत जनगणना की बात आज हो रही है। जातिगत जनगणना, बामसेफ ने अपने शुरुआती दिनों से जातिगत जनगणना की बात शुरू कर दी थी। उस वक्त कोई भी राजनीतिक दल जातिगत जनगणना की बात को गंभीरता से नहीं सुनता था। एक दल, आप सब जानते हैं कि वो सत्तारूढ़ भी था, सत्ता में था, उसने भी कभी जाति जनगणना की बात नहीं की।
आज वही दल जो है जाति जनगणना की बात कर रहा है। उस दल ने 2011 में जाति जनगणना कराई, लेकिन उसके आंकड़े डिस्क्लोज नहीं किए। लेकिन आज उसका मैनिफेस्टो में है जाति जनगणना। तो ये मैंने एक विषय इसकी बात थी जो आपसे शेयर कर दी, जरूरी समझी थी। तो अब हम आज के विषय पर आते हैं। कितना समय लगेगा, मैं संक्षेप में। अच्छा, तो देखिए, जो आज का जो विषय है उसकी जो मोटी मोटी बातें हैं, उसमें बात है कि वर्तमान नेतृत्व पूंजीपतियों का गुलाम है, उनके प्रति नतमस्तक है। वो जो शक्ति उसको हम देते हैं वो उसका उपयोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, पूंजीपतियों के हक में इस्तेमाल करता है। इससे राष्ट्र के अस्तित्व को खतरा हो गया है। हम इस वक्त एक बड़े खतरनाक मोड़ पर हैं। और औद्योगिकरण की जब बात हो रही है तो बाबा साहब औद्योगिकरण चाहते थे, तो उनके विचार में किस तरह का औद्योगिकरण होना चाहिए था, ये एक विषय का मजमून है मोटा मोटा। तो इस जो विषय में है, इससे पहले सबसे पहले इसमें आया था कि नेतृत्व की बात आई थी। तो हम इस नेतृत्व का सबसे पहले इस नेतृत्व के विषय में थोड़ी सी बात कर लें कि हम इस नेतृत्व को हमको थोड़ा सा इसका परीक्षण करें। हम परीक्षण करें, देखें वो उस नेतृत्व की संविधान के प्रति कितनी आस्था है और संविधान उसका आचरण जो है वो किस तरह से है। तो हम पाएंगे कि वो जो नेतृत्व है, वो जो विचारधारा है, वो समता और समानता की जगह विषमता और ऊंच नीच और यानी हम कहेंगे घोर जातिवादी विषम विचारधारा को फॉलो करता है। वो संविधान में आस्था नहीं रखता है, वो संविधान की हमेशा मुखालफत करता है। मैंने हमेशा कहा ना, तो हमेशा क्यों कह रहा हूं मैं। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो आरएसएस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने अपने पत्र ऑर्गेनाइजर में ये लेख लिख के कहा था कि भारतीय ये संविधान जो है ये भारतीय नहीं है। बंच ऑफ थॉट गोलवलकर ने एक किताब लिखी, तो उसमें लिखा कि ये जो भारत का संविधान है ये मनुस्मृति से प्रेरित नहीं है, मनुस्मृति का इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये भारत के लोगों के लिए नहीं है। तो इस बात पर उन्होंने विरोध किया था। मोहन भागवत आरएसएस के जो प्रमुख हैं, उन्होंने 2017 में एक बात कही कि साहब ये संविधान जो है वो ठीक ठाक नहीं है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आपका एक अनंत कुमार हेगड़े नाम से एक सांसद हैं, वो कहते हैं कि हम संविधान बदलने आए हैं। और एक तेलंगाना के एक चंद्रशेखर राव एक मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे, वो कहते हैं कि हमको नए एक संविधान की जरूरत है। प्रधानमंत्री के जो वित्तीय सलाहकार हैं विवेक देवरॉय, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा, मिंट पत्रिका में एक आर्टिकल लिखा कि इस भारत के संविधान की ये भारत का संविधान जो है औपनिवेशवाद से प्रेरित है, भारतीय नहीं है, इसको बदलने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के इसकी मुखालफत हो रही है। वो जो पार्टी है, राजनीतिक दल, तो कह ही रहा है कि 400 पार क्यों, कि हमको संविधान बदलना है। 400 पार इसलिए नहीं कि हमको देश में कोई अच्छी नीतियाँ रणनीतियाँ लागू करनी है, 400 पार इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। तो ये जो आपके तमाम, अब देखिए इनका उनके जो आप देखते होंगे गली मोहल्लों में जो कथावाचक जो होते हैं, ये उनके माउथ पीस हैं। ये समझे कि पार्टी के लोग ही हैं,
कि ये लोग जो है इनके मुंह से ये सब बातें कही जाती हैं, जो हमारे लोग भी, हमारे जो गाय भगाए वहाँ जाते हैं तो वो भी इस बात को सुनते हैं। और आजकल तो आपके पास सोशल मीडिया है। आज मैंने जो सोशल मीडिया के बारे में जो मेरी नॉलेज अपडेट हुई है, मैं तो उससे बड़ा दंग रह गया हूँ कि जो आप जो देखना चाहते हैं, आपने अगर 3-4 मिनट तक उसको देख लिया या एक लंबे स्पान तक देख लिया तो आपको रिपीट करता है या हमको उसको महसूस करता है, लेकिन उसकी टेक्निकलिटी आज हमने उसको समझी। तो ये सब जो उनके मतलब अस्त्र है और उनके जो तंत्र है, मतलब ये जो नेतृत्व है संविधान की मुखालफत करता है। तो वह मुखालफत इसलिए करता है कि वह मनुस्मृति का भारत लाना चाहता है। वह मुखालफत इसलिए करता है कि वह घोर जातिवाद का भारत लाना चाहता है। और मुखालफत इसलिए करना चाहता है कि समाज में ऊंच नीच फैलाना, ऊंच नीच की भावना को मजबूत करना चाहता है। वो मुखालफत इसलिए करना चाहता है कि समाज में नफरत पैदा हो जाए और समाज में अलगाव पैदा हो जाए। तो और जो शासन सत्ता है ये 10% मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आ जाए, ताकि 90% जो यहाँ की मूल निवासी बहुजन हैं उनको गुलाम, सेवक, दास, नीच ये सब बनाया जा सके। वो इसलिए करता है ताकि कोई सकल गुण ज्ञान हीना होते हुए भी श्रेष्ठ हो जाए और कोई सब गुण प्रवीणा होते हुए भी नीच रहे। तो सबसे पहले क्या करता है वो इन सब चीज़ों से, अब आप देखिए, अब वो संविधान से नफरत तो करता है, लेकिन संविधान को बदलने के लिए आज कोई पुष्य मित्र सूंगी का तो टाइम है नहीं कि वह तलवार से उसने तख्ता पलट गया और बदल दिया संविधान। तो उसके लिए जो है वो फिर दूसरे हथकंडे अपनाता है। तो दूसरा हथकंडा क्या है कि वो कारपोरेट, जिसको पूंजीवाद व्यवस्था है, उससे गठबंधन करता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, उसको सत्ता चाहिए। सत्ता में आने के बाद ये उससे गठबंधन करेगा, सत्ता के पहले भी वो गठबंधन करेगा। तो चाहे सत्ता में आने के लिए उसको चुनाव में गड़बड़ियां करनी पड़े, चाहे उसको चुनाव आयुक्त, अपने मनपसंद का चुनाव आयुक्त बिठाने के लिए जो उसकी नियमावली है उसमें परिवर्तन करना पड़ जाए, चाहे उसको ईवीएम जो मशीनें हैं उससे वोट चोरी करनी पड़ जाए। और अब तो वोट चोरी का अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि वोट चोरी का उसने और भी एक तरीका निकाला है कि अपने लोगों के जो हम उसके जो लोग उनको वोट नहीं करते हैं उनको उनका नाम हटा दिया जाए और फर्जी वोटर ले आए जाएं ताकि वो फिर सत्ता में आ सके। वो जो है उसको चाहे मतलब लोगों का अपने देश दुनिया से उसको क्यों मतलब नहीं, मेरा देश कहाँ जा रहा है, वो ब्रेन वॉश करके लोगों का मानसिक लेवल इतना नीचे गिरा देना चाहता है कि उनको लगता है कि और कुछ नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी बात है, उस वक्त उनको ये पढ़ा दिया जाता है कि हिंदू खतरे में है। तो ये सब चीज़ें वो सत्ता प्राप्त करने के लिए चाहता है, मतलब उसके लिए चाहे उसको साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़ जाए। अब सत्ता में आने के बाद क्या करता है वो, अब एक बार सत्ता में आ गया तो उसको सत्ता में आने के लिए कॉरपोरेट ने उसको पैसा दिया, कॉरपोरेट ने पूंजीपतियों ने पैसा लगाया तो उसको सत्ता में बिठाया। अब वो सत्ता में बैठ गया तो उसको उनका एहसान भी तो चुकाना है। तो आपकी जो अरबों करोड़ों की जो ज़मीन है उसको कौड़ियों के भाव उसको दिए जाती है। काम शुरू करने के लिए भाई पूंजीपति, आपने तो पूंजीपति बैठ कह के उसको
लगाया था ना कि भाई अपनी पूंजी लगाओगे, वो अपनी पूंजी नहीं लगाएगा, पूंजी के लिए भी उसको बैंक से लोन दिलवाया जाएगा और थोड़े दिन बाद वो बैंक का लोन भी उससे माफ कर दिया जाएगा। और बहुत सारे तो आपके देखा कि वो हमारे देश छोड़ के जा भी चुके हैं। जो कॉरपोरेट है, जो पूंजीपति है, वो हमारे पैसे से, हमारा जो टैक्स पेड का जो पैसा है उससे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करके खड़ा करता है और उससे उत्पादन जो शुरू करता है, उस उत्पादन में मतलब समझिए कि अकल्पनीय उसको मुनाफा कमाता है। मतलब समझिए कि अगर 1 रुपया किसी की कॉस्ट है तो हमसे वो 200 रुपये वसूल करता है। तो ये जो 1 रुपये के बदले वो 200 रुपये को जो वसूल कर रहा है, इसका जो फालतू पैसा है ये कहाँ जा रहा है? ये फिर इलेक्टोरल रोल बॉन्ड के रूप में फिर पार्टियों को जा रहा है। समझिए ना, आपसे जो 199 रुपये जो उसने लिया, ये फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में फिर किसी पार्टी को आपको वो चला जाएगा, पार्टी फंड में चला जाएगा या किसी भी रूप में चला जाएगा, और ताकि मूल उस पैसे का उसको पैसे को जो है मूल निवासियों के खिलाफ ही पैदा करता है। मूल निवासियों का पैसा जो है मूल निवासियों के खिलाफ ही देता है। तो अब वो मूल निवासियों को उस पैसे को कमजोर करने के लिए प्राइवेटाइजेशन लाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो प्रतिनिधित्व है, हमारा जो उसका रिजर्वेशन है वो ख़त्म हो जाता है। वो मूल निवासी को कमज़ोर करने के लिए क्या करता है, वो लेटरल एंट्री लाता है, EWS लाता है, बैकडोर एंट्री लाता है और शिक्षा का बजट कम करता है। देखिए, शिक्षा में हमारे स्कूल कॉलेज जो बंद किए जा रहे हैं, ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? तो लोग थोड़ा सा बोर हो रहे हैं। मैं एक बात के साथ अपनी बात सिमटा देता हूँ कि अभी जो बात आई थी, डॉक्टर साहब ने अपने वक्तव्य में कहा था कि प्राइवेटाइजेशन में जो है वो अस्पतालों का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है। मैं आपको बताऊं कि मैं इंजीनियर था और ऐसे विभाग में था PWD में, जो सड़क निर्माण का कार्य करती है। तो अब देखिए, PWD में एक आपने देखा होगा इस बीच बहुत सारी आपके जो सड़कें बन रही हैं, बहुत सारा आपका ये आ गया है। तो ये सब क्या है, इसको आप समझिए। ये इसमें पैसा कौन लगा रहा है? ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझिए कि एक होता है BOT मोड, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। पैसा जो है कौन लगाता है? पूंजीपति लगाता है। बिल्ट निर्माण करने में पूंजीपति का पैसा लगता है। फिर वो निर्माण करने के बाद उसको ऑपरेट करता है। ऑपरेट कैसे करता है? उसने जो है सड़कें चलाई तो जगह जगह आपके ये टोल टैक्स जो आपको लग रहे हैं, जहाँ आप यहाँ से देहरादून जाएँ ना, तो आपको कई जगह आपको जो टोल टैक्स भारी पैसा आपकी जेब ढूली 300-400 रुपये आपको वसूल कर देंगे। तो अब उसके बाद क्या होगा? जो टोल टैक्स है, अब क्या होगा? अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है? देखिए कि और फिर उसके बाद वो जब योजना उसने चलाया और उसने मनमाना पैसा अपना वसूल कर लिया, उसके बाद उसको डिपार्टमेंट को, जब वो जीर्ण हालत में हो गया तो ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट को कर देंगे। तो ये सड़कें फिर डिपार्टमेंट के पास आ जाती हैं, फिर डिपार्टमेंट इसका हेडेक ले, फिर उसको टूट फूट हो रही है, क्या हो रही है, फिर कोई सुनने वाला। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वो होता है, उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। आपने देखा होगा इस बीच बहुत सारी जो सड़कें हैं वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी की आपकी आपने देख रहे होंगे कि बिल्कुल बनने के साथ ही ख़राब हो गई, क्योंकि वहाँ किसी का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पैसा पूंजीपति ने लगाया है। और पूंजीपति इधर से या उधर से भी समझे कोई वो राजनेता होगा, तो उस पर किसका कंट्रोल है, वो किसकी सुनने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं
कि अभी आपने देखा ना वो धराली में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, वो 4 धाम यात्रा का मार्ग है। तो तमाम जो साइंटिस्ट कहते हैं कि आपको पहाड़ में 5-6 मीटर से ज़्यादा चौड़ी सड़कें नहीं बनानी है, लेकिन उन्होंने 4 धाम को जोड़ना है, 4 धाम को पहुंचाना है। मैं ख़त्म कर रहा हूँ बस। 4 धाम को जोड़ना है उन्होंने, तो उन्होंने योजना बनाई है, मानसखंड परियोजना। हर मंदिर को सड़क से जोड़ना है। क्योंकि उन्होंने मंदिर को जोड़ना है, उन्होंने इस बात का रिकॉर्ड बनाना है कि कितने श्रद्धालु यहाँ आए, तो इसके बदले में अभी तो आपने देखा होगा, आप जियोलॉजी में थोड़ा सा देखिए कि हमारा उन्होंने पहाड़ का ऐसा सत्यानाश मार दिया है, हमको उन्होंने ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि ये तो आपका शुरुआत है, अब देखिए आने वाले सालों में कितनी आपदाएं विपदाएं झेलते हैं। तो मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूँ कि जो है, देखिए मैं निष्कर्षतः अपनी बात क्या कहना चाहता हूँ। हमारे पास संविधान ही एकमात्र सुरक्षा कवच है और इसको बचाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो मैं इस हॉल में हमारे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कर्मचारी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्मचारी थे और रिटायर हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका छोटा मोटा रोजगार करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं और हमारे महिलाएं हैं जो घर संभालती हैं। तो हमारे पास सबके लिए एक दायित्व है यहाँ। अगर हमको संविधान बचाना है, संविधान बचेंगे तो हम बचेंगे, सबके लिए हमारे पास एक दायित्व है। आप कुछ नहीं, अपने काउंटर पार्ट को देखिए कि आपका विरोधी किस तरह से चल रहा है। हमारे जो विरोधी काउंटर पार्ट है, विरोधी है, उसका रिटायरमेंट के बाद जो आया है तो वो भी अपना काम कर रहा है, जो नौकरी में है वो भी अपना काम कर रहा है, जो विद्यार्थी है वो भी अपना काम कर रहा है, और जो महिलाएं हैं वो भी अपना काम कर रही है। तो उनसे भी हमको देखना पड़ेगा, उनसे भी हम लेना पड़ेगा कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जैसा पहले आह्वान किया है कि निकलो, हम कहते हैं कि निकलो 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 घर क्या घर से, हाँ निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अब जंग लड़ने, अब हम जो है अपने आप को मकान के अंदर, हमने घर के अंदर अपने बंद कर दिया है, तो जंग लड़ेगा कौन है? खाली बातों से तो जंग लड़े नहीं जानी है। तो हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने पड़ोस में अड़ोस में जितना भी हमसे हो सका है। देखिए हर वर्ग, मैंने बताया कि महिलाएं हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, जिससे जो भी बन पड़ सकता है अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए। तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है, हम मतलब कोशिश करेंगे तो हम निश्चित रूप से हम होंगे कामयाब। मैं इसी बात से अपनी बात समाप्त को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने विषय की गूढ़ता को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। सर, मूल निवासी इंजीनियर किशन चंद्रा जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष मूल निवासी संघ, सर ने डीके खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट जो नागपुर में है हमारे संस्थान में, रिगना बॉडी में, वहाँ पर सर ने 2 लाख रुपए उस ट्रस्ट को दिए हैं, और इसके साथ साथ एक प्रोजेक्टर सर ने भी एक सेंटर को दिया है। तो पूरे बामसेब परिवार की तरफ से सर को बहुत बहुत आभार और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबिल कहता है ईसाई बनो, भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन मेरे बाबा साहब का संविधान कहता है इंसान बनो, इंसान बनो। इसी के साथ अगले वक्ता के रूप में
मैं बुलाना चाहूँगी मूल निवासी नफीस अहमद जी को, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी नैनीताल, जो कि बामसेब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं और लगातार समाज को जगाने का काम करते हैं और पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका भरपूर योगदान रहा है। मूल निवासी नफीस अहमद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, वर्तमान और भविष्य की आवाज़, विश्व के सरताज, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं नफीस अहमद खान शत शत नमन और वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे दीपक चनियाल जी, सम्मानित मंच और प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगणों का स्वागत व अभिनंदन करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे महापुरुषों ने जो एक लड़ाई लड़ी कि हम ऊंच नीच भेदभाव को खत्म करेंगे, आज भी हम उन जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जो हमारे महापुरुषों ने जिन जंजीरों को तोड़ने के लिए अपना जीवन हमारे लिए लगा दिया, अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, हम उन जंजीरों को तोड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर अब भी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबके अंदर भेदभाव है, जाति के अंदर जाति उपजाति बना रखी है। हम यहाँ तक घिरे हुए हैं कि साहब आप कुमाऊं के, आप मैदान के आरिया हो या पहाड़ के आरिया हो, हम लोगों ने इतना बांट रखा है अपने आप को कि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। हम दूसरों से बराबरी की बात करते हैं, पहले हम अपने आप के अंदर अब तो बराबरी ले आए। तो हमारा सबसे बड़ा जो दायित्व है कि हमें रोटी बेटी का संबंध हमें आपस में भी बनाना पड़ेगा। अब दूसरी बात, हमारा मुख्य आयोजन है वो है पूंजीवाद। तो सर, पूंजीवाद का जो आज की वर्तमान सरकार है, वो सरकार नहीं चला रही, वो पूंजीवाद चला रहे हैं। सरकार को पूंजीवाद ने चारों तरफ से जकड़ रखा है। 2009 में एक कानून पास हुआ था, सर सुनिएगा बात, कि मिनिमम रिटेल प्राइस MRP हर चीज पे लिखी जाएगी। अब आप मुझे बताइए वो रेट तय कौन करता है? वही उपभोक्ता, वही पूंजीपति तय करता है और अपनी मन मर्जी का रेट उसमें डालता है। कोई उसमें सोचता है कि ये रेट क्यों लगाए इतने, कोई सरकार का नियम है कि कितना खर्चा आया, कितने तुम्हारी GST बनी, कितना नियम लगेगा, अपनी मर्जी के लगते हैं और ऐसी लूट मचा रखी है। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मैंने एक चार्जर लिया था, उसके अंदर 800 रुपये का प्रिंट पड़ा हुआ था, मुझे उसने 400 रुपये का दिया, यानी डबल MRP पड़ी हुई। वही मेरे भाई ने मुझे 200 रुपये का ला के दिया। अब मैं 400 में ठग गया क्योंकि MRP 800 पड़ी हुई थी। मैंने एक मदरबोर्ड लिया अपने कंप्यूटर में बढ़वाने के लिए, उसमें 6100 रुपये पड़े हुए हैं और मुझे इंजीनियर ने 1900 रुपये में ला के दिया। 3 गुना से ज़्यादा मतलब MRP पड़ी हुई है और यह सब सरकारों के संरक्षण में हो रहा है। ये सब पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है, क्योंकि जितनी महंगी चीज़ बेचेंगे, मान लिया 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बेचेंगे तो GST 2 रुपये में लगेगी, वहाँ सरकार का फायदा है। फिर वो उनसे कहेंगे तुम एक की चीज़ 2 में बेच रहे हो, 2000 करोड़ हमें दो। यह है हमारा पूंजीवाद। तो हमें इस पूंजीवाद से किस तरह से निपटना है, इसमें मंथन करने की जरूरत है। तो मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले एक कविता आपको सुनाना चाहूंगा, छोटी सी है। हम जो भगवान से दुआ मांगते हैं और आहें भरते हैं कि हमारा भगवान भला कर देगा, हमारे बच्चे ठीक हो जाएंगे, उसके संबंध में भी है कुछ कि आहों से पत्थर पिघलेगा, कि आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे पर यानी कण कण पर अपना अपना हिस्सा है, बुला बुला कर कोई हमें देगा, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान तो एक छलावा है, भाग्य और भगवान तो एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने
तेरे हाथों में धन की रेखा है। वो पंडित बुलाते हैं ना, कहते हैं धन की रेखा है, ये बताते हैं। तो कहा किसी ने तेरे हाथों में धन की रेखा है, छप्पड़ भाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। शिक्षित हो के बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित हो संगठित हो, उसके ऊपर लिखा है कि शिक्षित और संगठित होकर खुद पर तुम विश्वास करो, कोई और संघर्ष करेगा, इस धोखे में मत रहना। संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, कोई और बेड़ा पार करेगा, इस धोखे में मत रहना, और बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। तो साथियों, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो संविधान बचाने की बात हो रही है, तो संविधान इन सभाओं से नहीं बचने वाला। हम कितने भी आंदोलन कर लें, संविधान नहीं बचने वाला। बाबा साहब ने जो एक वोट की ताकत दी है, उनको अगर हम वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे तो उनकी हिम्मत नहीं है कि संविधान बच जाए। जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सर, आपने संक्षिप्त शब्दों में रखा। इसी वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूँगी मूल निवासी इंजीनियर तुलाराम जी, जिला प्रभारी मक्कम नैनीताल। मक्कम जो है, अभी आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में सुना, मक्कम जो है बामसेफ की एक शाखा है, क्योंकि बामसेफ जो है मदर ऑर्गेनाइजेशन है, मातृ संगठन बामसेफ है। बामसेफ ने अपने कर्मचारियों के लिए एक संगठन बनाया, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है मक्कम। तो सर जो हैं इस मक्कम के जिला प्रभारी नैनीताल, तो अब मैं सर को बुलाना चाहूँगी। सर धन्यवाद संचालक महोदय। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे मूल निवासी दीपक चन्याल जी, सम्मानित मंच और इस सभा में बैठे हुए मूल निवासी, समस्त मूल निवासियों को मैं सर्वप्रथम आपका स्वागत करता हूं और सभी को मेरा जय भीम। पूंजीवाद बेसिकली बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है कि पूंजीवादियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबेगी। एक ज़माना था ना कि हम लोग अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, बस अब सत्ता चेंज हुई है, बाकी दिक्कत कुछ नहीं है। पहले अंग्रेज़ों की गुलामी भारत करता था, अब पूंजीपतियों की गुलामी कर रहा है। इसमें बहुत बड़ा गणित नहीं है। और पूंजीपति जो है ना, वो पूंजीपति जो हैं ये उद्योगपति ही हैं, जो लोग बेसिकली, मैं अडानी को तो पूंजीपति भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि सरकारी पैसा लोगे, सरकारी होता क्या है मैं बताऊँगा, ठेका कैसा होता है इनका। जैसे ये स्कूल किसी को बनाना हुआ, इसका ठेका दे देंगे कि भाई तुम स्कूल बना लोगे, वो अडानी होगा, और इसके लिए पैसा चाहिए, वो बैंक से फाइनेंस करा देंगे। तो अडानी से पूछो ना कि अडानी के पास नेट वर्थ कितनी है। अडानी के पास जो पैसा है वो टोटल बैंक का पैसा, टोटल पब्लिक का पैसा है। अगर आप इसको देखोगे भी अडानी के पास इतना पैसा आया कहाँ से, अडानी के पास इतना पैसा तो बैंकों का पैसा है। अगर ऐसे ठेके हमें मिल जाएं तो करोड़पति तो हम भी बन जाएंगे। तो इसे कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, जो आपने शब्द कहा। और इसी बात को कार्ल मार्क्स ने कहा था। आपको याद है, अभी एक बात आई, एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो उसी के 90 साल बाद एक और किताब आई, दास कैपिटल, वो लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। वो थे जर्मन के। उस आदमी ने पूरी ज़िंदगी बहुत गरीबी झेली, लेकिन उसने जो किताब लिखी ना, दास कैपिटल, उसमें उसने एक बात और लिखी। उसने लिखी कि साफ लिखा उसने कहा कि हमें पूंजीवाद नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि पूंजीपति जो होती है, सरकार जो होती है ना, वो पूंजीपति की कठपुतली होती है। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। इसने कहा क्योंकि सरकार जो है पूंजीपति की कठपुतली होती है, और पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं। किसका शोषण करते हैं? मजदूरों का। जो श्रमिक वर्ग है, जो लेबर वर्ग है, मतलब जो आदमी, जैसे जितने भी सर्विस क्लास हैं, जितने भी लेबर क्लास हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है। पूंजी क्या होती है कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख रुपए को मैं खर्च कर देता हूं पैसे कमाने के लिए, तो वो 10 लाख मेरी पूंजी हो जाएगी। अगर उस 10 लाख का मैं मकान बनाता हूं, मैं रहता हूं, तो मेरी वो पूंजी नहीं है। तो पूंजीपति वो लोग हैं जो मार्केट में पैसा लगाते हैं पैसा कमाने के लिए, और उनका उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, ओनली प्रॉफिट कमाना। वो पूंजीपति का उद्देश्य वेलफेयर नहीं होता है।
देखो डॉक्टर बाबा साहब कहाँ के पढ़े थे? अमेरिका के। अमेरिका में क्या था? कैपिटलिस्ट था। अमेरिका तो आज भी पूंजीपति देश है ना। अमेरिका, नेहरू अमेरिका से पढ़े, पटेल नेहरू ब्रिटेन में पढ़े हैं, पटेल ब्रिटेन में पढ़े हैं, आपके ये जो हमारे बाबा साहब वहाँ पढ़े हैं। ये सारे लोग उन्हीं देशों से पढ़ के आए हैं जो पूंजीपति देश थे। लेकिन उन्होंने भारत में पूंजीवाद नहीं लाए, वो समाजवाद लाए। बाबा साहब एक बात कहते थे, मैंने एक बार अपने वहाँ कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार बात सुनो, ये संविधान बाबा साहब को इतनी 3 साल लगाने की जरूरत थी? 300 लोगों ने 3 साल तक संविधान बनाने में टाइम क्यों लगाया? अमेरिका का संविधान बना हुआ था, फ्रांस का संविधान बना हुआ है, ब्रिटेन का संविधान बना था, लाते कॉपी फोटो कॉपी करते छाप के निकालते थे। आजकल तो अमेरिका की चीज़ें बहुत अच्छी मानी जाती है ना, तो अमेरिका से कॉपी लाते छापते और प्रिंट करते थे, कहते भाई संविधान है। तो क्या जरूरत थी इतनी? में नहीं। बाबा साहब ने कहा जिस प्रकार से हर व्यक्ति के कपड़ों की साइज अलग अलग होती है, इसलिए हर देश का जो डेमोग्राफी है अलग अलग है। अमेरिका का संविधान यहाँ नहीं चल सकता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से वो लोग शिक्षा लेके आए, लेकिन भारत में उन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू करी। क्यों करी? क्योंकि उन्हें पता था कि भारत में समाजवाद ही काबू हो सकता है। और एक बहुत खूबसूरत बात है बाबा साहब, देखो बाबा साहब का विजन इतना अच्छा है ना, उन्होंने टोटल ना तो 100% कैपिटलिस्ट पूंजीवादी व्यवस्था लगाई, ना 100% समाजवादी। वो मिक्स इकोनॉमी हम लोगों ने इस्तेमाल की। और याद है ये मिक्स इकोनॉमी का इस्तेमाल कौन कर रहा? हम तो नहीं कर पाए, हम तो समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ चले गए। और यही चाइना, जिस चाइना से 1979 तक जो चाइना टोटल कम्युनिस्ट विचारधारा पर था, जब लाओ त्से तुंग जब मर गया था ना, तो उसके बाद उन्होंने मिक्स इकोनॉमी लाई। उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमी हमारी थी, कि हमने कहा कि जो बड़े बड़े जो संस्थान हैं उनको हम अपने पास रखेंगे और कुछ सेक्टर में प्राइवेट को दे देंगे। ये जो मिक्स इकोनॉमी थी, जो हमारा कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट पर चाइना जो है वो दुनिया का टॉप मैन्युफैक्चरर बन गया आज की डेट में। और अगले आने वाले समय में चाइना दुनिया का टॉप इकोनॉमिस्ट बनेगा, क्योंकि अमेरिका की जो ग्रोथ रेट है वो 2% के आसपास है और चाइना की ग्रोथ रेट जो है 6-7% के आसपास रहती है। तो चाइना जो टॉप में जाएगा। और चाइना ना जो है ना, उसे अगर कमाना है, अब हमारी दिक्कत क्या हो रही है? देखो ये जो पूंजीपति जो कैपिटलिस्ट आया कहाँ से? ही कहाँ? ये पूंजीवाद शब्द आया कहाँ से? 18वीं शताब्दी में पूंजीवाद शब्द आता है। तब क्या हुआ कि पहले सामंतवाद था, लोगों के पास जमीनें थी, कृषि थी, अचानक औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण से क्या हुआ कि जो सामंतवादी लोग थे, जिन पर पूंजी थे, उन्हें फैक्ट्री लगा दी। जब फैक्ट्री लगा दी तो फिर वो जो उद्योगपतियों के मालिक है वो पूंजीपति कहलाए। अब वो जमीन से पैसा नहीं कमा रहे हैं, अब जो उनके पास पैसा है, पैसे से जो पैसा कमाता है वो पूंजीपति कहलाता है। तो ये औद्योगिकरण जो है वो ब्रिटेन से शुरू हुआ और होते हुए भारत आ गया। क्योंकि आपको याद है पश्चिम में जब औद्योगिकरण हुआ तो उनको नई मार्केट चाहिए थे और माल बेचने के लिए मार्केट, कच्चा माल चाहिए था, माल बेचने के मार्केट चाहिए थे। तो वो तब एशिया और अफ्रीका के देशों में आए और उन्होंने यहाँ अपना कारोबार किया और वही बात थी। लेकिन हुआ क्या कि भारत में बेरोजगारी हो गई, लेकिन ब्रिटेन में नहीं हुई। उसकी एक वजह क्या थी पता है आपको? क्योंकि ब्रिटेन ने उद्योगीकरण करा, लेकिन सामान उसने दूसरे देश में बेचा और जिस देश में बेचा वहाँ का सामान सस्ता हो गया। वहाँ के जो हाउस होल्ड, जो शिल्प का जो लघु उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, बंद हो गए। अब क्या, उसके वहाँ जो फैक्ट्री लगी तो रोजगार उनको मिल गया, भारत को रोजगार नहीं मिल पाया क्योंकि फैक्ट्रियाँ तो वहाँ लगी हैं। अब यही हाल हमारे यहाँ भी हो रहे हैं। देखो माल चाइना से आ रहा है, चाइना में बेरोजगारी नहीं है, चाइना की जनसंख्या हमारे बराबर ही है, लेकिन चाइना में बेरोजगारी क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं तो रोजगार है। हमारे पास क्या है? सामान तो आ गया, जो सामान आ गया वो इतना सस्ता और इतना बेहतर है कि हमारे जो कुटीर उद्योग है बंद हो गए, लेकिन हमारे पास फैक्ट्रियाँ नहीं है। अगर हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे ना, अगर हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो रोजगार नहीं बढ़ सकता है। अब हो क्या रहा है कि भारत में जो मैन्युफैक्चर जरा बहुत हो रहा है वो भी कुछ पूंजीपतियों के पास है, और वो ऐसे ही अडानी अडानी जैसे पूंजीपति हैं जिन्होंने क्या करा कि सरकार से मिलकर उन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था में अपनी अर्थव्यवस्था में पकड़ बना ली है। उससे एक नुकसान ये हो गया है कि उनकी जो नीतियाँ होती हैं वो पूंजीपतियों के हिसाब से बनती है और पूंजीपति प्रॉफिट के लिए काम करता है। हमारे संविधान, अब हम जो संविधान को पकड़ते हैं ना, उसको क्यों पकड़ रहे हैं? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 जो कहता है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है, मतलब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आय की असमानता को समाप्त करे और धन के असमानता के वितरण को सही करे। आर्टिकल 38 कहता है। इसलिए हम ये ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई आप बताओ कि
1% लोगों के पास 40% प्रॉपर्टी आ गई। लेकिन 2014 में पता था कितनी थी आपको? 2014 में 1% लोगों के पास 22% प्रॉपर्टी थी, 22% संपत्ति थी। और 2025 का डाटा है, ये 2025 का डाटा है। ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है, जिसको आपको है स्कूल ऑफ पेरिस है, वहाँ की एक संस्था है, वो करती है। ऐसा नहीं है कि ये डाटा ऐसे हवा में दे रहे हैं हम लोग, ये डाटा उसके डाटा हैं। वो कह रहे हैं कि 1% लोगों के पास 40% प्रॉपर्टी आ गई अगले आप 9 साल मतलब 11 साल में बताइए, और पहले 22% थी। तो सवाल ये उठ रहा है कि उनकी इनकम देखो, अडानी की 7 बिलियन डॉलर थी 2014 में, अब उसकी होगी 67 बिलियन डॉलर। वो 9.5 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई है उसकी। और अडानी की, जो अंबानी की बात कर रहा हूँ, उसकी 18 बिलियन डॉलर थी, अब उसकी जो 115 बिलियन डॉलर उसकी प्रॉपर्टी हो गई है। तो सवाल उठती है कि उनकी इनकम तो 6 गुना से लेकर 9 गुना तक हो गई है, और यहाँ आम आदमी जो है बेरोजगार हो गया। और रोजगार तब तक नहीं मिल सकता है जब तक हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। इसीलिए एक दिक्कत ये नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन से हमारी नौकरियां जाएंगी, प्राइवेटाइजेशन से ये होगा कि महंगाई बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगा। आप ये हम लोग पाकिस्तान की बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, ह्यूमन इंडेक्स में वो हमसे ऊपर है, वो 190 नंबर पे हैं और हम 118वें नंबर पे हैं। और ह्यूमन इंडेक्स पे करप्शन भी आता है, आज़ादी भी आती है। तो अब हमें तुलना केवल पाकिस्तान से क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि सारे हमसे बेहतर हैं। मतलब किसी के कपड़े अगर गंदे होंगे ना, तो हमसे गंदे होंगे, उससे हम तुलना करेंगे हम अपनी खुशी के लिए। अगर तुलना करनी है तो हमारी कंपटीशन किससे है? चाइना से है, हमारा कंपटीशन अमेरिका से है, भाई पाकिस्तान से क्यों? और ये जो भारत की जो जाति व्यवस्था है ना, बेसिकली मुझे लगता है ना, भारत बेसिकली डेमोक्रेटिकल देश था नहीं। और अभी ये अगर ऐसे चलता रहा तो डेमोक्रेसी खो बैठेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी इनका कल्चर ही नहीं है। हिंदू धर्म डेमोक्रेसी के लिए सुटेबल नहीं है। जो धर्म असमानता के सिद्धांतों पर चलता हो, वो डेमोक्रेसी कैसे स्थापित कर सकता है? तो हिंदू धर्म में डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि ये जो जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। और मैं बता दूं, भारत अभी राष्ट्र बना नहीं है, इसमें 50 साल लग जाएंगे राष्ट्र बनने में। अभी ये एक देश बन जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र बनना तो बहुत दूर की बात है। राष्ट्र में सारे लोग एक होते हैं, जैसे परिवारवाद, हम परिवारवाद कहते हैं ना, एक परिवार के लोगों को लगता है कि हम सब एक हैं। और जब तक हम सारे भारतीयों को ये नहीं लगेगा कि हम सब एक हैं, तो फिर राष्ट्रवाद कैसा राष्ट्र होगा? इसीलिए भारत फिलहाल जो भारत की दशा है, और जो जहर मैंने देखा कि नफरत ना, इस देश को चलाने के लिए नफरत खाद का काम करती है। पहले ये सवर्ण और शूद्रों के बीच में नफरत फैला के इन्होंने जो है अपनी राजनीति की रोटियां सेकी। अब मुसलमान और हिंदू में बांट कर ये अपनी राजनीति की रोटियां सेक दी। अगर मुझे लगता है, अगर पाकिस्तान, मुसलमान और नेहरू नहीं होता, तो मुझे लगता है ये मोदी और बीजेपी वाले करते क्या? ये 3 शब्द हटा दो इनको, इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। और एक मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, जब भी आप डिस्कस करें इनसे, आप डिस्कस करें तो यकीन कीजिए, आप धर्म पर तो डिस्कस करिए मत इनसे, इनको सिर्फ साइंस में ले आइए, विज्ञान पर लाइए। डाटा आजकल चैट जीपीटी है, और डाटा अथेंटिक होने चाहिए। जैसे फोर्ब्स पत्रिका की जो डाटा है जून 2025 में जो आया, उसमें पूरी लिस्ट है, उनसे कहना ये डाटा हमारे पास है। और यकीन कीजिए, आप अगर किसी मनोवादी से मिलते हो ना, धर्म पर तो बात ही मत करिए, सीधा उसे साइंस में लाइए, साइंस के बाद टेक्नोलॉजी में लाइए, 2 मिनट में प्राप्त हो जाता है। मुझे पता है कि उसकी कंफर्टेबल फील्ड में उसे नहीं रहने देना है, आप साइंस में ले आइए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूंजीवाद केवल हमारे लिए नौकरी का समस्या नहीं है, हमारे लिए सबसे कमज़ोर जो वर्ग होता है वो हमारा समाज है। और हमारे समाज के लिए महंगाई, भ्रष्टाचार, उनका भुखमरी, सब कुछ उन्हीं का बढ़ेगा। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि पूंजीपतियों की गुलामी से ये देश नहीं चलेगा। इस देश को अगर चलाना है तो समाजवाद, जो कि हमारे आर्टिकल 39 में भी है, और भारत की प्रस्ताव में लिखा कि भारत एक समाजवादी देश होगा। इसीलिए हम कोई नई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पूंजीपतियों की गुलामी बंद कर दो। इसी के बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत कम शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात को रखा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं मूल निवासी तुलसी देवी जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी कि वो एक अपना भीम गीत यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी।
सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी साथियों को और माताओं, बहनों और भाइयों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। एक छोटा सा गीत मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जिस दिन बौद्धमय भारत होगा, उस दिन बाबा साहब का सपना पूरा होगा। जिस दिन बौद्धमय भारत होगा, उस दिन बाबा साहब का सपना पूरा होगा। बुद्ध सा निर्मल, भीम सा प्यारा जीवन होगा। जिस दिन बौद्धमय भारत होगा, उस दिन बाबा साहब का सपना पूरा होगा। गाँव गली में हो, गाँव गली में हम सब बुद्ध विहार बनाएंगे। त्रिशरण पंचशील से हम इसको सजाएंगे। त्रिशरण पंचशील से हम इसको सजाएंगे। नयनों का बुद्ध, नयनों को बुद्ध का दर्शन होगा। उस दिन बाबा साहब का सपना पूरा होगा। जिस दिन बौद्धमय भारत होगा, उस दिन सफल हमारा जीवन होगा। पूरी दुनिया में हो, पूरी दुनिया में हम, पूरी दुनिया में हम बुद्ध का दम फैलाएंगे। फिर से अशोका वाला शासन दोहराएंगे। विश्व में सुंदर अपना भारत होगा। विश्व में सुंदर अपना भारत होगा। बाबा साहब का सपना पूरा होगा। जिस दिन बौद्धमय भारत होगा, उस दिन सफल हमारा जीवन होगा। संत गुरु रविदास जी का सपना सजाएंगे। संत रविदास जी का सपना सजाएंगे। जहाँ कोई गम ना हो, बेगमपुरा बसाएंगे। जहाँ कोई गम ना हो, बेगमपुरा बसाएंगे। फूले रविदास जी का दर्शन होगा। फूले रविदास जी का दर्शन होगा। उस दिन सफल हमारा जीवन होगा। उस दिन हाँ बाबा साहब का सपना पूरा होगा। सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत सुंदर गीत तुलसी जी ने प्रस्तुत किया। सिर ऊंचा उठाकर जीना सिखाया मेरे भीम ने। सिर ऊंचा उठाकर जीना सिखाया मेरे भीम ने। शिक्षा का महत्व सिखाया मेरे भीम ने। जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना सिखाया मेरे भीम ने। आज मैं बहुत ऊंचा उठी हूँ, मुझे ऊंचा उठाया मेरे भीम ने। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले वक्ता के रूप में मूल निवासी इंजीनियर आर.बी. राम जी को बुलाना चाहूँगी मंच पर, जो हमारे पड़ोसी ज़िले से हमारे इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए यहाँ पर सपरिवार उपस्थित हुए हैं। और हृदय की गहराइयों से सर का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मैम। उपस्थित मंचासीन एवं अमंचासीन। अमंचासीन का मतलब कि जो मंच पर नहीं है। और अध्यक्षता कर रहे हमारे दीपक चनियाल सर। सभी लोगों को जय भीम, जय मूल निवासी। मेरा नाम आर.बी. राम है। मैं
एक पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। बामसेफ नए लोगों के लिए तो थोड़ा लग रहा होगा कि बामसेफ नया है, यहाँ हमें बुलाते हैं, हर बार क्लस्टर कराते हैं, हर साल कराते हैं। तो नए लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हर साल तो आप दीपावली, होली सारी क्यों मनाते हो? फिर वो इसलिए मनाते हो कि जो उनकी विचारधारा चल रही है उनको याद किया जाए, कायम रहे, इसलिए बामसेफ ने इस तरह के प्रोग्राम डिज़ाइन करता है। तो इसलिए हर साल जो नए लोग अभी हम बात करते हैं, कहते हैं हर बार वही मीटिंग में बुलाते हो, हर बार यही बोलते हो कि चलो मीटिंग में। तो उन लोगों के लिए ये उत्तर है कि अगर अपने महापुरुषों के बलिदान को, योगदान को जीवित रखना है तो हर साल इस तरीके से अपने क्लस्टर या प्रोग्राम करने होते हैं। क्लस्टर का मतलब यहाँ सम्मेलन से रहता है। तो मैं जो अभी हमारे पूर्व वक्ता इंजीनियर कृष्णपाल सर ने बताया, केसी सर ने बताया कि ये सब्जेक्ट इतने आसानी से इस इतने मंच तक लाने के लिए बड़ा हमें यहाँ जो रिसर्च करना पड़ता है। बामसेफ के लोग निस्वार्थ कहाँ कहाँ से कैसी कैसी सब्जेक्ट वर्ड खोज के इस लेवल तक लाते हैं हमें कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो टाइम भी देते हैं, अपना खुद का पैसे भी देते हैं। थोड़ा सा अगर बामसेफ के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, जो नए लोग हैं, तो वो जानेंगे कि एक्चुअल में बामसेफ क्या करता है। तो मैं सब्जेक्ट पर आते हुए बात करूंगा कि सब्जेक्ट जो दिया गया है, पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबेगी। इसके बाद इसमें डैश लगा हुआ है, मूल निवासी बहुजनों एक हो जाओ। तो जो पूंजीपतियों मतलब कैपिटलिस्ट, बहुत सुबह से पहले सेशन में, दूसरे सेशन में भी पूंजीपतियों के बारे में बताया। गुलामी भी लगभग लोगों को समझ में आती होगी। तो जो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, इसमें एक्चुअली दो विषय हैं। पहला तो है पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबेगी। तो इस पहले वाले सेंटेंस से आप सभी लोगों को कुछ मीनिंग निकल के आ रही होगी। और ये कौन कह रहा है? हमारा सामाजिक परिवर्तन लाने वाला संगठन बामसेफ कह रहा है पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबेगी। तो राष्ट्र को अगर ले डूबेगी तो इस राष्ट्र में कौन लोग रहते हैं? 85% मूल निवासी। अगर इस राष्ट्र को गुलामी करने वाले पूंजीपति अगर राष्ट्र को डुबा देंगे तो कौन डूबेगा? यहाँ के राष्ट्र में रहने वाले लोग ही तो डूबेंगे। और राष्ट्र में 85% लोग कौन रहते हैं? मूल निवासी। तो ये 85% मूल निवासियों की बात डुबाने की कर रहे हैं। और हम जब यहाँ अभी पथ प्रदर्शन कर रहे थे तो देख रहे थे कि वहाँ अभी घर में लोग नहा भी नहीं पा रहे थे। यहाँ हमें डुबाने की बात चल रही है और वहाँ वो उठ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपका घर हो और कोई विदेशी या बाहर से आके आपको ये बोले कि हम आपका घर डुबा देंगे, तो आप क्या वहाँ सोओगे या उनसे उठ के लड़ने जाओगे? तो ये सब्जेक्ट यहाँ ले आने का मकसद था कि मूल। अब अभी हमसे पूर्व सर बता रहे थे, तुलाराम सर इंजीनियर साहब, और ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। सब्जेक्टिव यही है कि मूल निवासी पूंजी 5 से बता दिया कि क्या करना है, और बामसेफ चिल्ला रहा है, आपको आगाह कर रहा है कि आप डूबने वाले हो पूंजीपतियों के थ्रू, और एक हो जाओ। तो ये 85% लोगों को में से खास तौर से 60% को एक होना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि वही डूबेंगे, अरे हम ही डूबेंगे, वो नहीं डूबेंगे। और यही बात 15% वाले भी को बोलते हैं कि अरे बूढ़ेगा पूरे राष्ट्र, तो हम भी। लेकिन जो टूल हथियार बनाता है, जो दवाएं बनाता है, वो अपने पास एंटीडोज का भी प्रोविजन रखता है। वो अपने पास एंटीडोज रखा है, वो नहीं डूबेगा, हम ही डूबेंगे। तो अगर हम डूब रहे हैं तो एकत्रित होने में मुझे लगता कोई बुराई नहीं है। सर ने अभी बोला कि हमें धर्म पर बात नहीं करनी चाहिए। तो हमारी लड़ाई है सत्ता परिवर्तन की। बामसेफ का कॉन्सेप्ट अलग है, और ये दूसरा संघ भी होगा, नाम नहीं लूंगा, उसका फुल फॉर्म मुझे आता खाली। दूसरे का फुल फॉर्म है राष्ट्र शोषण संघ।
अब उसका क्या लोग माने जानेंगे पता नहीं। तो जो राष्ट्र का शोषण कर रहा है राष्ट्र शोषण संघ, उसकी विचारधारा क्या है? वो तो विषमता फैला रहा है। और उस संघ का मूल हथियार क्या है? धर्म। और धर्म में क्या है? वर्ण व्यवस्था। तो अगर दुश्मन को हमें मारना है, दुश्मन को परास्त करना है, तो सबसे पहले उस दुश्मन के पास हथियार क्या है? उस दुश्मन के पास बुराइयां क्या है? उस दुश्मन के पास अच्छाइयां क्या है? तो हमारा बामसेफ, अगर हम किसी, बस मैं खत्म ही कर रहा हूं, मैं बामसेफ उनके हथियार पर वार करता है। और हमारे दुश्मन का हथियार क्या है? धर्मकांड, अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था। तो अगर हम उनके हथियार पर वार नहीं करेंगे, उल्टा पूजा पाठ कराना शुरू कर देंगे, तो अगर दुश्मन को हथियार और दे दिया जाए तो क्या हम उससे लड़ पाएंगे? कभी नहीं लड़ पाएंगे, ना कभी उसको पराजित कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो दुश्मन के पास क्या हथियार है, उसका बेस क्या है, अगर हम उस बेस को ही तोड़ दें तो शायद हम अपने मंशा में सक्षम हो पाएंगे। तो इसी शब्दों के साथ मैम का काफ़ी लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, मैं अपनी इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। अगर मेरी किसी शब्दों से किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। अपने अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं अब मूल निवासी दीपक सन्याल जी, प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी संघ उत्तराखंड को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। अपने ओजस्वी विचारों के साथ साथ समाज को जगाने वाले, काफ़ी लंबी समय से बामसेफ में साथ जुड़े रहने के साथ साथ अब आज मूल निवासी संघ का प्रभार भी सर के पास है, और सर को मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर। धन्यवाद संचालिका महोदया। मैं सर्वप्रथम मूल निवासी समाज में जन्म लेकर अपना जीवन देकर हमको मानवीय जीवन देने वाले महापुरुषों को नमन करते हुए मंच में आसीन मेरे साथीगण और सभागार में उपस्थित सभी मूल निवासी साथियों, जैसा कि अभी तक आपने चर्चा सुनी, पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबेगी, मूल निवासी बहुजनों एक हो जाओ, इस विषय पर आपने गंभीर चिंतन से आप रूबरू हुए। साथियों, जैसा कि हमारे पूर्व साथी ने कहा था, माननीय तुलाराम जी ने, कि यह देश आज़ादी से पहले अंग्रेजों की दास्ता को झेलता आया। अब उसके बाद हमारा मूल निवासी समाज भारत की ब्राह्मणी व्यवस्था से पीड़ित होकर झेलता आ रहा है। साथियों, कहा जाता है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ देता है। मुझे तो थोड़ा सा मूल निवासी समाज के लोगों पे थोड़ा शंका होती है कि उनको गुलामी का आभास तो है ही नहीं। अगर आभास हो गया होता तो शायद वो जंजीरें तोड़ने का प्रयास करते। तो साथियों, बामसेफ ने आप सबको अलग अलग विषयों पर आभास कराने का काम 1978 से बराबर किया जा रहा है। फिर भी हमारे समाज के मूल निवासी साथी बहुत शीघ्रता से नहीं जाग रहे हैं। ये उसी का परिणाम है कि पूंजीपतियों की गुलामी
सामने आ खड़ी हो रही है। साथियों, हम सब जानते हैं, सभी ने चर्चा किया कि इस देश में लगभग 1% लोगों के पास 40% देश की संपदा, धन संपत्ति पर कब्जा है। बाकी 99% लोग 60% संपत्ति पे भी कब्जा नहीं है। मूल निवासियों का कब्जा तो मैं तो समझता हूँ मुश्किल से 10% संपदाओं पे होता। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस देश में लगभग 162 अरबपति हैं जिनके पास इतनी अकूत संपत्ति है कि वो लगभग 3 साल तक इस देश को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण निःशुल्क उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कारपोरेट घरानों का इस देश की सत्ता के साथ सामंजस्य है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा था कि जो सरकारों को इलेक्शन देने के लिए चंदा कॉरपोरेट देता है, उस चंदा से वो सरकारों को खरीद लेता है। साथियों, आपको पता है कि 2014 तक किसी भी कारपोरेट को 30% टैक्स सरकार को देना पड़ता था। 2014 के बाद 2019-20 में इन्होंने इसको घटाकर 22% कर दिया और 2022 में उसको पुनः घटाकर कारपोरेट का टैक्स 30% से घटाकर 15% कर दिया। साथियों, सरकार द्वारा सरकार को जो टैक्स कारपोरेट घरानों से मिलता है, उस टैक्स से सरकार समाज में सोशल वेलफेयर का काम करती है, विद्यालय खोलती है, अस्पताल खोलती है, गरीबों के पोषण की व्यवस्था करती है। लेकिन वर्तमान सरकार ने 30% कॉरपोरेट का टैक्स घटाकर 15% करके उस घाटे की भरपाई को, वो जो लगभग 180 करोड़ का घाटा सरकार को हुआ, उस 180 करोड़ घाटे को सरकार ने जीएसटी लगाकर आवश्यक वस्तुओं में टैक्स बढ़ाकर वसूला और जिसकी वजह से आज उस टैक्स की मार आम गरीब जनता को झेलनी पड़ रही है। जैसा कि हम जानते हैं, टैक्स, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स संपन्न लोग देते हैं, जो देश के मुश्किल से 10% के बराबर होते हैं। वो 10% टैक्स देने वाले लोग 3% ही सरकारी उस पर खर्च करते हैं। साथियों, जैसा कि जीएसटी प्रत्येक वस्तु पर लगा होता है, हर उपभोग की चीज़, चाहे रोटी, कपड़ा, मकान, वस्तु कुछ भी वह हो, कोई भी वस्तु होती है, उसको जीएसटी के घेरे में लाकर सरकार ने कॉरपोरेट का टैक्स वसूला है और जनता से वसूल कर किया है। और उस टैक्स को घटाकर सरकार ने विद्यालय खोलने के काम करने के बजाय विद्यालय को बंद कर रही है, जिससे कि मूल निवासी समाज विद्या से महरूम रहे और वो अपना मनवांछित फैसला लेते रहे, उसमें कोई जवाब करने वाला न हो। साथियों, हम जानते हैं अगर शिक्षा से मूल निवासी लोग वंचित हो जाएंगे तो सवाल नहीं कर पाएंगे। उन्हें ये चाहिए कि लोग सवाल न करें और उनकी मोनोपोली चलती रहे। जैसा कि सरकारों द्वारा विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, जो हमारे मूल निवासी समाज को पहले के सिस्टम में क्या था, कारपोरेटों से जो टैक्स आता था उससे गरीब और निर्धन बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। उस छात्रवृत्ति से बच्चों का जीवन सफल होता था। अब छात्रवृत्ति भी बंद कर दी जा रही है और दी भी जा रही तो बहुत नहीं के बराबर दी जा रही है। साथियों, ये सारा खेल मूल निवासियों को सामाजिक रूप से कमज़ोर करने का और समाज में उनकी स्थिति बिगाड़ने का मकसद सरकार का है। तो ऐसी परिस्थिति में
मूल निवासी बहुजनों को अपनी एक ताकत का परिचय देते हुए अपनी सबसे बड़ी ताकत बाबा साहब ने मूल निवासी को क्या दी? बाबा साहब ने वन मैन वन वोट वन वैल्यू का जो पावर हमारे समाज को दी है, हमें उस पावर को पहचानना होगा। उस पावर को, उस शक्ति को पहचानते हुए अपने वोट का इस्तेमाल सही जगह पर करना होगा। अगर हम अपने वोट का इस्तेमाल जिस प्रकार से आज तक करते आ रहे हैं उस प्रकार से अगर गलत करते आएंगे तो पूंजीपतियों की सरकार हमेशा बनती रहेगी, और वो सरकार जैसा कि उसके धर्म ग्रंथों के अनुसार अपना आचरण करेगी। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि सरकार के पास जो धार्मिक षड्यंत्र है, उस धार्मिक षड्यंत्र को वो षड्यंत्र में फंसाकर हमारे समाज का पतन करना चाहती है। जैसा कि उनके धर्मशास्त्रों में ये सब लिपिबद्ध है, तो हमारे लोगों को इस चीज़ से जागना होगा, समझना होगा और महसूस करना होगा। साथियों, आज के परिप्रेक्ष्य में जो सरकार के आर्थिक फैसले और फायदे कुछ चुनिंदा बड़े शक्तिशाली कारपोरेट घरानों को हैं, वो लोग केंद्रित, उन लोगों के हाथों में ये फैसला लेना उन्हें केंद्रित कर दिया है, जो अपने फायदे के लिए नीतियों और आर्थिक संसाधनों का उपयोग अपने लिए कर रहे हैं। उन पर उनका पूर्ण रूप से नियंत्रण हो चुका है। अगर हम लोग अपनी आम जनता को इस बात से समझाने में सफल होते हैं कि जो पूंजीपतियों का षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को हम समझ के समाज रूप में उसका जन जागरण करते हैं, तो समाज को इससे फायदा होगा और समाज आने वाले समय के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग अपने हित में करेगा। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि बाबा साहब के दिए हुए शक्ति का प्रयोग 100% रूप से आप अपने समाज और आने वाली पीढ़ी के हित में करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, मैं आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूँगा और आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग बाबा साहब के दिए हुए शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी सरकारों को बनाएंगे, अपने लोगों को प्रमोट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अपनी बात समाप्त करते हुए जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद सर। अध्यक्षीय भाषण में सर ने अभी तक के जितने भी वक्ताओं के वक्तव्य थे उनका एक